हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS प्लस स्टैटिक GK की क्लास। और ये हमारी क्लास 7 है और इससे पहले हम 6 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया था। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान किन नदियों का उल्लेख किया गया था? तो ये किया गया था गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख किया गया था। ओके, हम बात करें अब गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ओके, फिर बात करें यमुना नदी ये कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है यमुना नदी। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुना नदी ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, फिर बात करें नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी यह निकलती है अनूपपुर जिला अमरकंटक अनूपपुर जिला अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से यह निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी। फिर बात करें कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी यह ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कोडागू जिला कर्नाटक से यह निकलती है। ओके, कावेरी नदी ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कोडागू जिला कर्नाटक से निकलती है। ओके, फिर है यहाँ पे सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय माना जाता है। ठीक है, उद्गम स्थल हिमालय में माना जाता है सरस्वती नदी का। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। तो किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। तो यह जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ओके, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और यह संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है। ठीक है, और इसके बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1857 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापित किया था।
तो 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने डैश में रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। तो इन्होंने स्थापित किया था बेलूर में। राइट आंसर है ऑप्शन बी बेलूर। ओके, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। पुरुष 82.14%, तो ये सही है। फिर है महिला 75.46%, तो ये गलत है। महिलाओं का साक्षरता दर है 65.46%, तो यहाँ पे सही है ओनली फॉर वन, पुरुष 82.14%। राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल एक। ठीक है, अब हम बात करें पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है। ठीक है, पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिक कहाँ पर है और कम कहाँ पर है। ठीक है, तो अधिक है केरल में और कम है बिहार में। ठीक है, पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में और सबसे कम है बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कार्बी आंगलोंग पठार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो कार्बी आंगलोंग पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई थी। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई। तो ये दी गई थी इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य की शैली के लिए मान्यता दी गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब हम बात करें बाकी ऑप्शन में। तो कथक ये कहाँ का है। तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। ओडिसी ये है उड़ीसा का। ठीक है, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मैंने अभी आपको पिछली 2 वीडियो में भी बताया है, ठीक है ना, कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ओडिसी जो कि उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद है मोहिनी अट्टम, ये केरल में है। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल में। कथकली तो ये भी केरल में। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है ना, मोहिनी अट्टम और कथकली। फिर है सत्रिया। सत्रिया तो ये असम का है। फिर है मणिपुरी, तो ये मणिपुर का है। ठीक है, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मोत्सवम पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ब्रह्मोत्सवम पर्व भारत में आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है ना, ब्रह्मोत्सवम पर्व भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मणिपुरी मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें किस भगवान देवी को शामिल किया गया था। तो मणिपुर का जो मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है, इसमें किस भगवान देवी को शामिल किया गया है। तो ये किया गया है भगवान राधा और भगवान कृष्ण को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवान राधा और भगवान कृष्ण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला। तो 2024 में, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था उस टाइम पर, तो आपको करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का पुरस्कार। तो मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का पुरस्कार मिला है विक्रांत मैसी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रांत मैसी। अब हम बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये दादा साहेब के नाम से दिया जाता है। दादा साहेब इन्होंने अपनी पहली जो फिल्म बनाई थी
पहली इनकी जो फिल्म थी ये मूक फिल्म थी, ठीक है। दादा साहेब की पहली मूक फिल्म थी कौन सी, तो ये थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र यह पहली मूक फिल्म थी जो कि 1913 में बनी थी, ठीक है। फिर और भारत की फिर पहली बोलने वाली फिल्म, ठीक है ना, जिसमें साउंड था, तो ये फिल्म कौन सी थी, तो ये थी आलम आरा, ठीक है। आलम आरा ये फिल्म थी और ये कब बनी थी, तो ये 1931 में बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद दादा साहेब पुरस्कार की शुरुआत, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1969 में, और ये सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में और ये सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लक्ष्य वाले मिशन का नाम क्या है, तो विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लक्ष्य वाले मिशन का नाम, तो इसका नाम है लिग्नोसैट, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया, तो किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया था, तो यह शुरू किया था उत्तराखंड राज्य सरकार ने, राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है, संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती, तो संविधान के प्रावधानों के तहत किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती, त्याग, समापन, पंजीकरण, वचन, तो यह समाप्त नहीं होती है पंजीकरण पर, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावर पॉइंट 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है, तो किस शॉर्टकट की का उपयोग नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है MS पावर पॉइंट 365 में, तो ये किया जाता है कंट्रोल M का यूज़, राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल M। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया, तो किसने चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1539 में, ठीक है। और इसमें मुगल बादशाह हुमायूं को किसने हराया था, तो ये हराया था शेरशाह ने, राइट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह। अब हम बात करें हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, ठीक है। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध था देवरा का युद्ध जो कि 1531 में हुआ था। फिर उसके बाद चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में। फिर हुआ था बेलग्राम का युद्ध, ठीक है, बेलग्राम का युद्ध ये हुआ था 1540 में। फिर उसके बाद हुआ था सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध ये हुआ था 1555 में। ओके, तो ये युद्ध जो कि हुमायूं द्वारा लड़े गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में मिलती है, गिरती है। तो भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है पौन्ना नानी, राइट आंसर ऑप्शन सी पौन्ना नानी, ये भरतपुजा का दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है। तो ये कौन सा मौलिक अधिकार है संविधान का जो कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है। तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट आंसर ऑप्शन डी। स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 से 22 में है। ओके, फिर है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार ये है अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह है अनुच्छेद
23 से 24 में है। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सिदो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है। तो सिदो शब्द का यूज ये जूडो में किया जाता है साधारण दंड में। राइट आंसर हो ऑप्शन ए, साधारण दंड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? हरित क्रांति का घटक नहीं है। सबसे पहला एकाधिक फसल पद्धति, यह हरित क्रांति का घटक है। फिर है उर्वरकों एवं रसायनों का प्रयोग, यह भी हरित क्रांति का घटक है। फिर है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो यह इसका घटक नहीं है। फिर है उच्च उपज देने वाली किस्में के बीच, तो यह भी हरित क्रांति का ही घटक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह हरित क्रांति का घटक नहीं है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।